नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। शुरुआत करेंगे यूपी उत्तराखंड खबरों के साथ। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी की एक बड़ी बैठक है आज। बता दें कि सभी एडीजी, जोन कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर शामिल होने वाले हैं। सभी आईजी, डीआईजी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। तो वहीं सभी डीएम और कप्तान भी बैठक में जुड़ेंगे। बता दें कि सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी हिस्सा लेंगे। शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, गृह और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल शाम 7 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो सभी आईजी, डीआईजी भी इस बैठक में शामिल होंगे। डीएम और कप्तान भी बैठक से जुड़ेंगे। सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, गृह और डीजीपी भी मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक आज बुलाने वाले हैं। आपको बता दें, शाम 7 बजे का समय दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारी इस बैठक से जुड़ेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर अपने अपने राय मशवरे भी दिए जाएंगे। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किस तरीके से करा जाए, इस पर भी अतिरिक्त दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर मौजूदा समय में किस तरीके से प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को काबू किया जा रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है, या फिर भविष्य में किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ कार्य प्रणाली होने वाली, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन होना है। अपर मुख्य सचिव हो या फिर डीजीपी हो, सभी लोग इस बैठक से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ नितिन अवस्थी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, शाम 7 बजे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी और क्या कुछ जानकारी अपडेट? आपको बताना चाहूंगा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाते हुए जिस तरह की बैठक आज दी जा रही, शाम को 7 बजे ये बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें सभी आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी मौजूद होंगे। जितने भी त्योहार आ रहे हैं, 17 तारीख को बकरीद का त्योहार आ रहा है, उसको देखते हुए कई सारी रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में एडीजी जोन के सभी अधिकारी मौजूद होंगे और महिला आयुक्त मौजूद होंगे, पुलिस कमिश्नर होंगे, साथ ही आईजी, डीआईजी भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। सभी डीएम मौजूद होंगे, कप्तान भी बैठक में शामिल होंगे वहाँ के, और सीडीओ, नगर आयुक्त शामिल होंगे, सीएमओ भी इसमें जुड़ेंगे। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव, गृह और डीजीपी भी मौजूद होंगे। तो साफ तौर पर ये रणनीति बनाई जा रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए, और बड़े स्तर पर हो सकता है कि आज फेरबदल भी हो सकता है। कई कप्तान इधर उधर हो सकते हैं, हो सकता है कि डीएम भी इधर उधर किए जाए, उन पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ जो आने वाले त्योहार हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, और क्या रणनीति होगी वो देखा जाएगा कि जिस तरह से किसी तरह की कोई परेशानी न होने पाए और माहौल खराब न होने पाए। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं बाहर भी सुनने की आ रही है, उस घटनाओं को देखकर यूपी पर कोई ऐसा असर न पड़ पाए। क्योंकि अभी भी ताजा खबरें चल के आ रही है, कुछ नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान को इंडियन टीम से खेल नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप का जो 20 मैच हो रहा है T20 का। तो कहीं ना कहीं इसको भी देखा जा रहा है कि इसमें जो मुस्लिम समुदाय है वो भड़काऊ भाषण की तरफ न चला जाए। तो उन पर भी चर्चा की जाएगी कि जिस तरह से जो चीजें चल रही है उनको नियंत्रित करी जाए, और जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया जाएगा कि आखिर जो गर्मी का जो तापमान पर लगातार बढ़ रहा है, उन पर क्या डीएम कार्य कर रहे हैं, उन सभी चीजों पर चर्चा की जाएगी। और साफ तौर पर जो कानून व्यवस्था है सबसे अहम मानी जाएगी, क्योंकि कानून व्यवस्था में सबसे अहम चीज बिल्कुल नितिन, चूंकि देखिए बीते दिनों योगी कैबिनेट भी बुलाई गई थी नितिन, और उसमें तबादला नियुक्ति पर भी मुहर लगी थी। तो जाहिर सी बात है कि इसके तहत भी कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं या फिर कुछ कदम भी उठाए जा सकते हैं। देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तबादला नियुक्ति के अंतर्गत जो प्रावधान लगाया गया था, क्योंकि उसमें 7 साल से ज्यादा जो वर्क कर चुके हैं उनको एक स्थान पर नहीं रोका जा सकता है, उनका तबादला किया जाएगा। इसलिए तबादला नीति लागू करी गई है और उस पर काम किया जा रहा है। उसके अलावा 41 प्रस्ताव और भी पास हुए थे कैबिनेट बैठक में, जिन पर भी विचार किया जा रहा है कि आखिर इन प्रस्तावों में मेन क्या है। क्योंकि कैबिनेट बैठक होने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि तबादला नीति सबसे अहम बताई जा रही थी, क्योंकि जो लोग जिनका ट्रांसफर हो चुका है वो अपनी
गद्दी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो थाने में मौजूद है, उनका तबादला हो चुका है, लेकिन वो अपना कार्यभार दूसरे स्थान पर नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं देखा जाएगा और उन पर चर्चा की जाएगी, जिसके लिए कमिश्नर को बुलाया गया है और साथ ही डीजीपी भी मौजूद रहेंगे, उनसे चर्चा करी जाएगी और तबादला नीति के अंतर्गत देखा जाएगा कि कौन से वो लोग हैं जो अपने काम में असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं और काम को बाखूबी नहीं कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वही रक्षा मंत्री की शपथ लेने के बाद लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। हमारी प्राथमिकताएं वही रहेंगी, देश की सुरक्षा। तो वहीं हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत विकसित करना चाहते हैं। हम रक्षा निर्माण पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात किए। हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में इस आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। हमें अपनी तीनों सशस्त्र सेनाओं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना पर गर्व है। आगे बढ़ेंगे, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे हैं। यहां वो एक पब्लिक स्कूल में चल रहे शिविर में भाग लेंगे। यहां 3 जून से संघ की ओर से कार्यकर्ता विकास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मोहन भागवत इस शिविर में 16 जून तक रहेंगे। इस दौरान संघ प्रमुख से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुलाकात कर सकते हैं। पिछले दिनों संघ प्रमुख अपने बयान के कारण खासी चर्चा में भी बने रहे। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को एक प्रकार से मणिपुर की समस्या के हल की नसीहत दी है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात भी उन्होंने कही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम जारी होने के बाद पहली बार मोहन भागवत की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की जा सकती है। खबर गोरखपुर से आपको बता दें, जहां आरएसएस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 जून से लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मोहन भागवत यहां पर पहुंचे हुए हैं। 16 जून तक यहां पर प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। देवेंद्र, चूंकि देखिए 16 जून तक यहां मोहन भागवत रहने वाले हैं, सीएम योगी से भी उनके मुलाकात को लेकर यहां पर संभावनाएं जताई जा रही है। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम है और सीएम योगी से मुलाकात को लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी, अपडेट? सीएम योगी अभी तो मौके पे आए नहीं है गोरखपुर में, मगर सीएम योगी भी आज शाम 4 बजे तक आने की उनकी भी पूरी संभावना बनी हुई है। और यह 5 दिवसीय दौरे पे मोहन भागवत जी पहुंचे हैं और ऐसे में वह अभी वहां पे स्वयं सेवक संघ का संवाद कार्यक्रम में वह हिस्सा भी ले रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, चूंकि देखिए बीते दिनों मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनके बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। क्या इस बयान को भी लेकर यहाँ पर गोरखपुर में अंदरूनी तौर पर कुछ अलग गतिविधियां देखने को मिल रही है? गोरखपुर में मणिपुर को बयान को लेकर पूरी तरीके से गतिविधियां देखने के लिए मिल रही हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पे इस बात चल रहा है। चलिए, शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर सारी अटकलों पर अब विराम लग चुका है। पीएम मोदी 18 जून को एक दिन के लिए काशी पहुंच रहे हैं। इस दौरान सबसे पहले वाराणसी एयरपोर्ट से जब वो निकलेंगे तो रास्ते भर उनका स्वागत किया जाएगा और भव्य तैयारी भी की जाएगी और रोड शो जैसा माहौल होगा। उसके बाद वाराणसी के सेवापुरी के मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान करीब 50,000 लोगों के आने की बात भी कही जा रही है। बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर मां गंगा की आरती में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस दौरान रोड शो से लेकर तमाम कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो वहीं कानपुर में विश्वविद्यालय चौकी इलाके में हुई लूट का खुलासा किया गया है। लूट का आरोपी एसपी नेता है। असल में लूट की वारदात के दौरान एक महिला गिरकर जख्मी हुई थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने खुद इस इलाके का दौरा किया था। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जब एक्शन लिया तो लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें घायल लुटेरे को अस्पताल में पहुंचाया गया और उससे पूछताछ भी की गई। पकड़े गए लुटेरे का नाम मुकेश निषाद है, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। अपनी स्कूटी से बाबूपुरवा से कल्याणपुर लौट रहा था, जिसमें पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी। उनके पीछे एक वाइट अपाची पे सवार 2 अज्ञात लोगों ने आकर
उनकी पत्नी के बैग को छीनने का प्रयास किया और बैग छीनने के साथ साथ संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी पत्नी वहीं पे डिसबैलेंस होकर स्कूटी नीचे गिर गई और जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस घटना में थाना कल्याणपुर पर तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण हेतु 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया और मोबाइल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना के जो अभियुक्त थे उनकी शिनाख्त की गई, पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर आज इन दोनों अभियुक्तों की लोकेशन एल्डिको के पीछे जवाहरपुरम क्षेत्र में मिली। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो अपने आप को और अब आपको दिखाते हैं बुलंदशहर के एक खौफनाक आरोपी का कबूलनामा, जिसने अपनी प्रेमिका की हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि उसे शक था कि वो बेवफाई कर रही है। दरअसल कत्ल की ये वारदात खुर्जा इलाके में हुई थी। तो बुलंदशहर से खबर है जहां पर एक आरोपी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके बाद इस पूरे जुर्म को उसने कबूला भी है। बुलंदशहर से संबंधित प्रकरण है। थाना खुर्जा नगर के मोहल्ला खीरखाने स्थित एक कब्रिस्तान में आज दोपहर करीब 2-3 बजे एक महिला जिसका नाम आशमा है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, उसकी मृत अवस्था में उसका शव पाया गया था। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई। तेरा बल्लू बल्लू, हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया अच्छा और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा, काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी, किस चीज़ से काटी? चाकू से। अच्छा, 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। आगे बढ़ेंगे। खबर गोंडा से आपको बता दें, जहां श्वेता शुक्ला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या का आरोपी पिता राजेश शुक्ला और मां किरण पर लगा है। बता दें कि दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति के विवाद में दोनों ही आरोपी अपने भाई और भतीजे को फंसाना चाहते थे। इतना ही नहीं, साजिश के तहत दोनों जेल में बंद एक युवक से बेटी की शादी कराना चाहते थे, जिससे मृतक श्वेता इनकार कर चुकी थी। धानेपुर इलाके में 21 साल की युवती श्वेता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। देखिए, दिनांक 10/11 जून की मध्य रात्रि करीब 3 बजे थाना धानेपुर क्षेत्र के तुलसीपुर माधवगंज ग्राम निवासी राजेश शुक्ला द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गई कि संपत्ति विवाद के चलते उनके भाइयों और भतीजे द्वारा उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल धानेपुर पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल अवस्था में उनकी पुत्री पड़ी थी उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसमें गले पर धारदार हथियार से प्रहार करने के कारण उसकी मृत्यु ये पाई गई है। घटनास्थल पर ही फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। जो आरोपी है इसमें मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला, जिनके द्वारा शुरुआत में अपने भाइयों और भतीजे पर आरोप लगाया गया। इस घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन हुआ और 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण करते हुए सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए घटना का खुलासा किया गया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि जो मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला और मृतका की सौतेली मां, ये दोनों ने इस घटना को षड्यंत्र के तहत कारित किया था। खबर पीलीभीत से आपको बता दें, जहां काशीराम कॉलोनी में आवास दिलाने के नाम पर अवैध उगाही की सूचना है। दरअसल नौगवा पकड़िया नगर पंचायत की ट्रांसपोर्ट काशीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां गरीब बेसहारा लोगों को आवास दिलाने के नाम पर अवैध तरीके से धन उगाही की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर अमरोहा से आपको बता दें, जहां कान्हा गौशाला में गायों की मौत पर बजरंग दल ने हंगामा किया। यहां पहुंचे बजरंग दल का आरोप है कि 20 गायों की मौत हुई है। दरअसल इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस बात से ये बिफर उठे। उधर प्रशासन ने 3 गायों की मौत की पुष्टि की है, जबकि बीमार गायों का इलाज भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये गौशाला हसनपुर में है, जहाँ 400 से अधिक पशुओं को रखा गया है।
तो वहीं पीलीभीत में उचित दर पर दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराए जाने को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनकी देखरेख में राशन वितरण किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित भी कर दिया है। आपको बता दें कि ऐसे राशन कार्ड धारक जो कि खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, वितरण दिवस के अंतिम दिन ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए आवश्यक वस्तुएं पा सकते हैं। खबर बलरामपुर से, जहां एक दंपत्ति ने जहर खाकर जान दे दी। मृतक राकेश गुप्ता बीजेपी युवा मोर्चा के नेता थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जहर खा लिया, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि दोनों की हालत को देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन दोनों की रास्ते में ही मौत हो गई। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जहर खाने की वजह फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाई। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नमस्कार। चुनावी शोर के बीच में तमाम एग्जिट पोल्स ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, लेकिन इन सब में पूरे देश में केवल एक ही मीडिया समूह ऐसा था जिसने पूरी तरह से सटीक एग्जिट पोल आपके सामने पेश किया। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। टीएनपी न्यूज ही एग्जिट पोल का असली बादशाह बनकर सामने आया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां सांसद अनिल बलूनी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से मुलाकात की है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर चिंता भी जताई है। बता दें कि सुमन बेरी ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। वही खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मुख्य नगर अधिकारी कार्यालय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और जमकर नारेबाजी की।
वहीं महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले कई दिनों से नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग अतिक्रमण नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। वहीं मुख्य नगर अधिकारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रतिनिधिमंडल का ये कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके उनके कुछ इश्यूज थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई की जाएगी। उनका भी ये कहना था कि रुड़की को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वो भी सहयोग इसमें करेंगे, तो उनके माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं और हमारी जो टीम है अतिक्रमण हटाने वाली वो लगातार रोज़ ही इस पर काम कर रही है। ऐसा है, नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है 2 दिन तक। हमारा कहना यह है कि अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, लोगों को सूचना दें और जो लोग बाय फॉल्ट अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें उनके प्रति नरमी रखी जाए। आज हमने नगर आयुक्त साहब के साथ में मुलाकात की है, जिसमें जो हमारे शहर में अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उस संबंध में आज हमने नगर आयुक्त साहब से मुलाकात की, उनसे बात की जो आप अतिक्रमण पे कार्रवाई करते हैं, इधर आप अतिक्रमण पे कार्रवाई करके आगे चलते हैं और ठीक 15 से 20 मिनट बाद अतिक्रमण वापस अपने स्थान पे ले लेता है, कोई भी आपकी तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारा मानना है कि या तो उनके पास आप हैवी कॉस्ट लगाई जाए या और उसके लिए जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट का पालन है उसका पालन करते हुए उन्हें एक जगह का आवंटन किया जाए, जहाँ पे जो हमारे रेडी वाले हैं, फल वाले हैं, जो इधर उधर खड़े रहते हैं, पुल पे खड़े रहते हैं बाजारों में, उन्हें एक जगह मुहैया कराई जा सके ताकि वो अपनी सड़कों पे जगह जगह ना थैली लगाकर स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अनुसार। खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां प्रशासन ने सोडा प्लांट पर कार्रवाई की है, जहां शिकायत मिलने के बाद 768 सोडा बोतलों को एसडीएम ने सीज कर दिया है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी सोडा बोतलों के सैंपल लिए हैं। दरअसल रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में एक दुकान पर सोडे की सील बंद बोतल कचरा होने की शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रोड़ी बेलवाला में जिसको सोडे की बोतल या बंटे की बोतल के तौर पे जाना जाता है वो साफ़ नहीं है। उसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जोशी जी और उनकी टीम ने जाके चेकिंग करी, 4 बोतल का सैंपल लिया जिसमें उनको विजिबली दिखाई दे रहा था कि कुछ कचरे जैसा है। उनका सैंपल लेने के बाद जब पूछताछ करी तो इस लोकेशन का इंडस्ट्रियल एरिया का पता चला। यहाँ पर आके एक दुकान में 768 बॉटल्स को सीज़ करा गया, जिसमें से सैम्पलिंग करके उनको चेक करने के लिए भेजा जाएगा। सैंपल की चेक करने पर जो भी रिपोर्ट आती है उसके उपरांत तत्काल कार्रवाई करेगी। तो वहीं सोनीपत से लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद पहली बार सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि हरिद्वार मेरी कर्मभूमि है और मां गंगा के आशीर्वाद से जन्मभूमि में प्रसाद मिल गया। सम्मानित नेता हैं जिनका एक आधार है अल्पसंख्यकों में भी, बहुजनों में भी, और मैं समझता हूं कि सभी ओबीसी में भी जिनका एक वजूद है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सतपाल ब्रह्मचारी की जो सोनीपत से जीत हुई है तो वो इस जीत के लायक थे। सही मायनों में उन्होंने 5 साल हरिद्वार में नगर पालिका के चेयरमैन रहकर आवाम की खिदमत की। उनकी नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, वो सबके दरवाजे पर गए और सबकी खिदमत की। देखिए, माँ गंगा के आशीर्वाद से मेरी कर्म भूमि रही है पिछले 30-35 वर्षों से हरिद्वार ने बहुत मान सम्मान बढ़ाया। कर्म भूमि की ओर से जन्मभूमि में इस मौके पर मैं हरियाणा प्रदेश के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने हरिद्वार के इस हीरे की परख की और उनको वहां से प्रत्याशी बनाकर चुनाव में जो उतारा और उनको ये जीत हासिल हुई है उसका पूरा श्रेय मैं हरियाणा की जनता को, सोनीपत की जनता को और हरिद्वार के जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके मार्गदर्शक हैं, उन सब को इस माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। उनके सांसद बनने पर सोनीपत और हरियाणा को तो जो लाभ होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो लोकसभा में, संसद में जो हरिद्वार की आवाज़ भी उठाने का काम करेंगे। वही खबर पौड़ी से आपको बता दें, जहां भूमियाल देव कंटोलिया ठाकुर का 3 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम का आयोजित किया जाना है। आपको बता दें जिसके लिए स्थानीय लोग अपने अपने सहयोग कर रहे हैं। वहीं आगामी 14 से लेकर 16 जून तक आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में लोगों ने साफ सफाई भी की है। 3 दिवसीय वार्षिक पूजन से पहले मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें TNP न्यूज़। नमस्कार।